Good morning to all of you. Today you are all most welcome in live class of Patna Central School, Shikandra. First of all, you give me answer. How are you, all of the students? Are you fine? Okay, I am also fine. And one instruction give you, please save and follow the government rule for the protection of COVID-19 virus. So now let's we enter in the classroom and learn the chapter. So students, today we are all read about the SST exercise 2 and the chapter name is How the Earth Looks. How the Earth looks. And those type of students that do not attend in the previous class of SST chapter number 1, so I request them, please in your smartphone or laptop, the previous chapter, I mean exercise 1 of the SST chapter is sent in your smart mobile phone live class video. So please see them and try to understand exercise 1. एक्सरसाइज 2 की ओर चलने से पहले वैसे विद्यार्थी जो एक्सरसाइज 1 के क्लास में अटेंड नहीं हो पाए थे किसी भी कारणवश, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप में एक्सरसाइज 1 का वीडियो अवेलेबल होगा, आप उसे देखें, उसे समझने का कोशिश करें और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो फिर क्वेश्चन करें. सो आर यू ऑल रेडी? आप लोग सभी तैयार हैं? हमारी आवाज, हमारी वीडियो आप तक क्लियर पहुंच रही है? जिन जिन के पास पहुंच रही है प्लीज ओपन योर फिंगर. क्या आवाज कम है? ओके, तो मैं थोड़ा सा और लाउडली बोलूंगा बिकॉज वन स्टूडेंट्स जिनके पास आवाज कम पहुंच रहा है. सो स्टूडेंट्स, टुडे यू आर ऑल ओपन योर SST बुक. ओके, नाउ देन ओपन चैप्टर नंबर 2. एक्सरसाइज 2 को निकालेंगे और मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा और आप उसे समझने का कोशिश करेंगे. और कोई भी विद्यार्थी अगर कहीं पे नहीं समझता है, उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो शोरगुल ना करते हुए अपने उंगली को दिखाएंगे और मैं आपके पास आऊंगा, आपको बोलने का मौका दूंगा और आप अपनी बात को रखेंगे. सो लेट्स बी स्टार्ट. सो अभी भी अगर किन्हीं को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है तो वो हेडफोन्स का प्रयोग करें और
उसके बाद भी अगर हमारी आवाज आप तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है तब आप डॉक्टर की सलाह लें। ओके ओके, इट इज अ जोक। तो चलिए बुक्स की लाइन की ओर देखते हैं। ओके, तो देखिए हेडलाइंस है हाउ द अर्थ लुक्स, पृथ्वी कैसा दिखता है। पृथ्वी हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि पृथ्वी क्या है, मरकरी क्या है, वेनस क्या है, अर्थ क्या है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि हाउ द अर्थ लुक्स, पृथ्वी कैसा दिखता है, यानी कि पृथ्वी के बारे में और जानकारी इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के बारे में और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा और आप समझेंगे। तो लाइन पे आते हैं। The earth is shaped like an orange, पृथ्वी का जो आकार है वह आप लोग जानते हैं कि गोल है, लेकिन गोल जैसा कि आपका खेलने वाला बैट बॉल रहता है तो बॉल की तरह गोल नहीं है। वो किस प्रकार का गोल है? ऑरेंज। आप लोग खाए होंगे संतरा। तो संतरा में आप देखते हैं कि निचला भाग और ऊपर वाला भाग थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, तो और चारों बगल से गोल रहता है। तो उसी प्रकार हमारा पृथ्वी का भी शेप आकार है, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल थोड़ा सा अभव है और बाकी पार्ट्स राउंड है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर मेक द अर्थ ए स्पेशल प्लेनेट, इस ग्रह पे मौजूद जल और हवा इस ग्रह को स्पेशल बनाता है, यानी कि मुख्य बनाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे साइंस की जानकारी के अनुसार अभी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जल है, हवा है, जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी है। तो इस ग्रह पे जल और वायु जो है इस ग्रह को मुख्य बनाती है। नेक्स्ट, व्हाट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी दिस ह्यूज प्लेनेट एट वन टाइम, लेकिन यह जो है असंभव है। क्या असंभव है? कि पृथ्वी ग्रह को अंतरिक्ष से एक बार में देख लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है, असंभव है। बिकॉज इट इज ह्यूज प्लेनेट, यह एक बहुत ही बड़ा है ग्रह है, यानी बहुत बड़ा होने के कारण यह संभव नहीं है कि पृथ्वी को अगर चाहेगा कोई भी व्यक्ति तो एक बार में देख सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख लीजिए, आपका नजर कहां तक जा सकता है? ये तो आपका नजर पृथ्वी तक ही रहेगा, ऊपर आसमान में जाएगा, लेकिन लैंड जमीन को आप देखिए, आप कहां तक देख सकते हैं? जहां तक लैंड है वहां तक देख सकते हैं? नहीं। दिस इज ए कॉमन एग्जांपल। तो उसी प्रकार पृथ्वी जो है विशाल होने के कारण हम उसे एक बार में नहीं देख सकते हैं। In order to help us know more about the earth, its shape and what covers the earth's surface, an object is called globe. अब हम पृथ्वी के बारे में और जानकारियां नीचे पढ़ करके प्राप्त करेंगे और पृथ्वी का एक मानव निर्मित मैन मेड यानी कृत्रिम
पृथ्वी के जैसा ही एक वस्तु बनाया जाता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज 1 पढ़ाते समय ग्लोब के बारे में बताया भी, दिखाया भी। फिर अगर जरूरत होगा तो मैं आपको इस चैप्टर में भी ग्लोब से जानकारी दूंगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Even on a globe, we can see only half of the earth at a time. We can spin the globe and to see the half part of it. It gives us idea about the complete area of the earth is land and water. The large land masses colored is green or brown continents. देखिए यहाँ पे ग्लोब की जरूरत है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे क्लासरूम में ग्लोब नहीं है। तो नेक्स्ट मैं आपको ग्लोब से दिखा दूंगा। ये लाइन कह रही है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्लोब में भी यह संभव नहीं है कि आप एक बार में, यानी ग्लोब को ऐसा रखें तो आप एक बार में इस पार से उस पार देख सकते हैं, यानी पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं। ऐसा ग्लोब में भी संभव नहीं है। आप पूरी पृथ्वी को कैसे देख सकते हैं? आप ऐसे ग्लोब को रखें, आपको जो भी भाग दिखाई दे रहा है उसके बाद आप ग्लोब को स्पिन करेंगे यानी घुमाएंगे, तब आपका पीछे वाला भाग आगे आएगा, तब आप उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया और अमेरिका में दिन और रात क्या होती है, उसी प्रकार देखिए जब आप ग्लोब देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें ज्यादा भाग नीला होता है और कुछ भाग येलो, पिंक, ग्रीन ये सब कलर के होते हैं। यानी कि ये जो पिंक, येलो, ग्रीन कलर है ये बताते हैं कि उस भाग पे जमीन है, स्थल है। लेकिन जो भाग ब्लू कलर का है, नीला है, उस भाग में सिर्फ जल ही जल है। वहां पे ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते हैं, मानव जाति के लोग नहीं रह सकते हैं। वहां सिर्फ जलीय जीव निवास कर सकते हैं और करते भी हैं। तो द वाटर एरिया इज कलर्ड इज ब्लू कंप्रेसिंग ओशंस एंड सी। मैंने आपको बताया कि वो जो ब्लू कलर का, नीला कलर का भाग होता है वो जल से जलमग्न होता है, जल से भरा होता है, जिसे कि ओशन और सी बोला जाता है, यानी कि समुद्र और सागर, महासागर। अब देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, कंटिनेंट्स एंड ओशन। कंटिनेंट्स मैंने आपको बताया कि ग्लोब ग्लोब पे वैसा जगह जहां की लैंड है वहां आप येलो, पिंक कलर देख पाएंगे, और जहां की सिर्फ जल ही जल है वहां ब्लू है। तो जमीन वाले भाग कंटिनेंट्स, इसका अर्थ होता है महाद्वीप, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जमीन यानी स्थल भाग का प्रयोग कर रहा हूं। कंटिनेंट्स का अर्थ होता है महाद्वीप। ओके, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, महाद्वीप की संख्या कितनी है वर्ल्ड में? 1 2 3 4 5 6 7, 7 महाद्वीप हैं। जो कौन कौन है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, तो आप देखिए हमारे देश का मानचित्र किस महादेश के अंतर्गत है, यानी किस महाद्वीप में है? प्लीज गिव मी आंसर। आप भारत का मैप देख चुके हैं, एशिया। वेरी गुड आंसर। देखिए एशिया महाद्वीप के नीचे का हिस्सा में हमारा भारत देश का मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो एशिया महादेश के अंतर्गत हमारा देश आता है। तो जिस प्रकार आप ये अलग अलग महाद्वीप देख रहे हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, उसमें भी
अलग अलग देश होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि एक देश में बहुत सा राज्य होता है, एक राज्य में बहुत सारे जिला होते हैं, होता है ना, एक जिला में बहुत सारे प्रखंड होते हैं। उसी प्रकार महाद्वीप के अंतर्गत एक से अधिक देश होते हैं। अब देखिए, वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशन। जलमग्न वैसा भाग, यानी जल से भरा हुआ वैसा भाग जो कि बहुत ही बड़े मात्रा में होता है, उसे हम ओशन कहते हैं, यानी महासागर। महासागर हम वैसे भाग को कहेंगे जहां जल का अत्यधिक मात्रा है। ओके, देयर आर 4 मेन ओशन। इस वर्ल्ड में 4 मुख्य महासागर हैं, जो इस प्रकार हैं। द पैसिफिक ओशन, यानी हिंदी में प्रशांत महासागर, आपको इसे याद भी करना होगा। द अटलांटिक ओशन, यानी अटलांटिक महासागर। द इंडियन ओशन, हिंद महासागर। एंड द आर्टिक ओशन, आर्टिक महासागर। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। ये चारों महासागर में द पैसिफिक ओशन जो है, यानी कि प्रशांत महासागर, वह सबसे बड़ा महासागर है। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। और जो आर्कटिक महासागर है वे ये चारों की तुलना में सबसे छोटा है। अदर लार्ज वाटर बॉडी that are smaller than the ocean is called sea। और भी वाटर बॉडीज के भाग होते हैं, लेकिन जो वाटर बॉडीज सी से छोटा होता है, सॉरी ओशन से छोटा होता है, उसे हम सी कहते हैं। यानी महासागर से जो भाग छोटा होता है जल से मग्न, उसे हम समुद्र कहते हैं। और भी वाटर बॉडीज हैं, जैसा कि आप रिवर, नदी, वो भी जल का हिस्सा है। आपके गांव में पोखर, तालाब, वो भी वाटर बॉडीज है। झील, झरना, वो भी वाटर बॉडीज है। लेकिन जो सबसे बड़ा वाटर बॉडीज होता है, यानी जलमग्न स्थान, वह ओशन होता है। और ओशन से जो छोटा होता है, अर्थात ओशन की अपेक्षा जो छोटा होता है वाटर बॉडीज, उसे हम सी कहते हैं। वेरी लार्ज एरिया ऑफ द लैंड प्रेजेंटेड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी का वैसा भाग जो स्थल रूपी हो, यानी जो जमीन हो, जैसे कि हम लोग रहते हैं, जमीन पर रहते हैं ना, तो ऐसे भाग को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप। और उस महाद्वीप के अंदर देश होते हैं, देश के अंदर राज्य होते हैं, राज्य के अंदर जिला होते हैं, जिला के अंदर प्रखंड होते हैं। इस प्रकार से देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द प्लेनेट अर्थ आर। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस पृथ्वी का पूरा भाग जो स्थल का है, वो 7 भागों में बटा हुआ है, जो इस प्रकार है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका। एशिया इज द बिगेस्ट कंटिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट प्रेजेंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पे सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश एशिया महाद्वीप है। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि एशिया महाद्वीप, जिसके अंतर्गत हमारा भारत देश आता है, वह इन 6 महाद्वीप के अपेक्षा सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप के नीचे,
पूरा नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह ये क्षोभों की अपेक्षा सबसे छोटा है। तो आप याद रखिएगा और मैं लिखवा भी दूंगा कि विच इज द बिगेस्ट कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, एशिया। विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया। ओके, continents are usually divided into several countries. India is a part of continent Asia. मैंने आपको बताया कि इन महाद्वीप, ये जो महाद्वीप होते हैं, इसके अंदर देश का विभाजन हुआ रहता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे देश होते हैं। और हमारा देश भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि हमारा देश कौन सा महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में। ओके, अब नेक्स्ट है इमेजिनरी लाइन, यानी कि काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा कहने का अर्थ होता है कि एक अनुमान के साथ रेखा खींचना, बॉर्डर खींचना। जैसे कि अगर हम मान लें कि ये कोई देश है, मान लेते हैं, मैं आपको इंडिया का मैप बताने के लिए भी बताऊंगा, बनाने के लिए। तो इसमें हम कल्पना कर देते हैं पिक्चर बनाने के समय में कि इधर जो है इंडिया है और इधर पाकिस्तान है। हो सकता है मेन जो लाइन है वो यहाँ पे हो, लेकिन हम कल्पना करके पिक्चर में जब बनाते हैं तो ये यहाँ पे देते हैं, तो इसी को कहते हैं काल्पनिक रेखा। यानी हम पिक्चर, आप अगर गांव का भी पिक्चर बनाएं तो अगला जो गांव है आप रेखा देंगे कि इस रेखा के बाद दूसरा गांव शुरू हो जाता है, तो वो निश्चित तो नहीं है, लेकिन आप कल्पना किए, बनाए, तो वही हो गया काल्पनिक रेखा। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। The lines we see on the globe are not actual visible of the earth in reality. These are called imaginary lines. हम जो ग्लोब पे रेखा देखते हैं, यानी आप देखते हैं ग्लोब में कि ऐसे रेखा खींचा हुआ है, इधर लिखा हुआ है अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर बांग्लादेश, तो वो जो रेखा रहता है वो वास्तविक रेखा नहीं है, वो काल्पनिक रेखा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कल्पना किए हुए है, अनुमान लगाया हुआ कि यहीं से विभाजन हुआ है, यहीं से रेखा है, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान का, लेकिन वो वास्तविक कतई नहीं होता है। These lines were used the olden days to the help of the sailor know their position when they are used the sail across the ocean. ये लाइन जो है खास करके पहले के जमाने में सेलर अर्थात नाविक जो नाव से यात्रा करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, इस देश से उस देश सामान का आवागमन करते हैं, उन यात्रियों को ये इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक रेखा मदद करता था। कैसे मदद करता था कि इसमें वो देख पाते थे कि हम अभी कहां पे हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है। ओके, लेकिन अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप घर बैठे इंटरनेट से देख सकते हैं कि अभी आप कहां हैं। आप 2 कदम चलिएगा तो वो आपको बताएगा कि अब आप यहां हैं। तो ये खास करके पहले जमाने में प्रयोग होता था। The earth too rotates like a top around the imaginary line that rounds rough in center from the north pole to south pole. This line slightly tilted. मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में समझाने का कोशिश किया था कि पृथ्वी जो है
पूरा ऐसे सीधा नहीं है, वो एक तरफ ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ है, जो कि ग्लोब में भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वही कि पृथ्वी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर झुका हुआ रहता है। It also helps the located different pillars to the globe. Actually, the globe help us to know about the direction. और ग्लोब जो है वो पहले के जमाने में दिशा सूचक भी करता था, यानी दिशा उससे पता चलता था कि हम कौन से दिशा में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। खास करके आपको जमीन पे तो पता चलता है कि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, लेकिन समुद्री इलाकों में और खास करके जो समुद्र के बीचों बीच होते हैं उनको दिशा पता करने में बहुत कठिनाइयां होती है, क्योंकि वो जिस तरफ भी देखते हैं, जहां तक उनकी नजर जाती है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, जिस कारण से उनको दिशा चिन्हित करने में बहुत कठिनाइयां होती है। अगर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कोई व्यापारी नाव लेकर के जा रहा है, उसे पूरब दिशा की ओर जाना है, लेकिन वह बीच में रास्ता भटक करके पश्चिम दिशा की ओर बहुत दूर चला गया। उसे जाना था कोई देश, तो वो पहुंच गया कोई देश, कोई दूसरा देश। तो अभी तो दिशा सूचक करने का बहुत सारा यंत्र है, खास करके आपका मोबाइल, लैपटॉप, ये आपको सब कुछ बता देगा। मैंने अभी बताया कि अभी तो सोशल मीडिया का युग है, लेकिन पहले दिशा सूचित करने के लिए ग्लोब का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए डायरेक्शन, दिशा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। दिशा यानी कि वो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। यस, पूछिए। दिशा कितने होते हैं? देखिए बाबू, दिशा मुख्य रूप से 4 होते हैं। हाँ, दिशा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अगर जानकारी मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिलती है तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन पहले दिशा के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कहीं आपका कॉन्सेप्ट इसी में हो। ओके, कैरी ऑन। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर 4 मेन डायरेक्शन। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों को मुख्य रूप से दिशा माना गया है। यानी मुख्य रूप से 4 दिशा होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। The direction help us to find different places on the map. The sun rises in the east every morning and set in the west. ये दिशा जो है मैप, भारत के नक्शा में या किसी भी देश के नक्शा में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में अर्थात यात्रा करने में दिशा हमारी सहायता करती है। जैसे में अगर हम कहीं से चल रहे हों और कहीं हमको जाना है, मानिए कि अभी हमको क्लास से जमुई जाना है, तो हम यहाँ पे मैप में देखेंगे बिहार के नक्शा में कि अभी हम सिकंदरा में हैं और हमको जमुई जाना है, तो हमें किस दिशा की ओर जाना होगा। तो मैप में बताया रहेगा कि जमुई दक्षिण दिशा में है, तो हम यहाँ से सीधे अगर दक्षिण दिशा की ओर चलें, हालांकि जमुई आगे जाके पूरब हो गया है, लेकिन वैसा ही मैप में नक्शा बना हुआ रहता है कि थोड़ा दूर दक्षिण चलना है, फिर आपको पूरब हो जाना है। तो मैप जो दिशा बताता है उसके जरिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जा सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि सनसेट इन द वेस्ट एंड सन राइजेस इन द ईस्ट।
सुबह के समय में सूरज किस दिशा की ओर उगता है? पूरब दिशा की ओर, और पश्चिम दिशा की ओर शाम में अस्त हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 1 में कि सूरज तो एक जगह है, हमारे पृथ्वी के घूरने के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूरज पूरब की दिशा से ऐसे निकलता है और फिर पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। ऐसा होता नहीं है। अब देखिए पेज नंबर 11। इमेजिन वी आर standing in an open area facing the sun. Yes, अभी डायरेक्शन चल रहा है बाबू। हाँ, पूरा डायरेक्शन जब पढ़ लेंगे तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। कहीं आपका कॉन्सेप्ट इसी में हो? ठीक। Imagine we are standing in open area facing the sun with our arm straight. Our right hand indicate the south direction and the left hand indicate the north direction, and our face towards the east while the best direction is behind us. यहाँ पे बताया गया है कि सुबह के समय में जब सूरज निकलता है तो जिस दिशा से सूरज निकलता है उस दिशा में अगर हम अपना फेस करके खड़ा हो जाएं, अर्थात आप गेस कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके तरफ से सूरज निकल रहा है और मैं आपके तरफ फेस करके खड़ा हूं, और अपने दोनों हाथ को जब हम ऐसे फैलाते हैं तो हमारा फेस किस दिशा में होगा? ईस्ट दिशा में होगा, पूरब दिशा में। हमारा पीछे कौन सा दिशा होगा? वेस्ट, पश्चिम, और हमारे राइट हैंड के तरफ दक्षिण और लेफ्ट हैंड के तरफ उत्तर। ऐसा आप भी करके देख सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। हालांकि आप लोग तो सब जानते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। डू यू नो हाउ सेलर फाइंड दैट रूट while sailing in the ocean? Sailor and other traveler used to an instrument called compass to find direction. Compass like a watch. It has a needle while always point towards the north. Once we know where the north lies, we can find out other direction to on. देखिए, जब हमारा विज्ञान विकास किया तो जो समुद्री यात्री होते हैं, खास करके उन्हीं के लिए एक दिशा सूचक यंत्र बनाया गया, यानी दिशा बताने वाला। उसका नाम कंपास है, और कंपास का हिंदी होता है दिशा सूचक यंत्र। हालांकि वो दिशा बताता है, इसलिए उसका नाम दिशा सूचक यंत्र है। तो वे अर्थात समुद्री यात्री ये कंपास जो होता है, ये बाज की तरह, गाड़ी की तरह होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कंपास। तो इसमें एक निडिल लगा हुआ होता है, जैसे कि आपके घड़ी में कांटा रहता है निडिल। तो वो निडिल आप किधर भी लेके चल जाइएगा तो वो निडिल बताएगा कि नॉर्थ इधर है। इसके बारे में विशेष जानकारी वो कंपास बताता कैसे है, मैं आपको किसी दूसरे क्लास में बता दूंगा। तो कंपास के जरिए जो समुद्री यात्री होते थे, वो अगर हमको बता दिया गया कि इधर नॉर्थ है, तो मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि इधर नॉर्थ है तो साउथ इधर होगा, और ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा। तो ऐसे करके वो रास्ता नहीं भटकते थे, और वो अपने समय पे व्यापार जिस चीज का भी वो करते थे, सामान का, कपड़ा का,
उसे समय पे पहुंचा देते थे। अर्थात सामान का आवागमन, वस्तु का आवागमन निश्चित समय पे हो जाता था। अब थोड़ा सा और है मैप। आपका क्या क्वेश्चन था? आंसर मिला? नहीं? पूछिए क्या क्वेश्चन है, पूछिए। 10 दिशा। हाँ देखिए ऐसे होता है। मेन रूप से मैंने आपको बताया कि दिशा 4 होते हैं, है ना? ईस्ट, वेस्ट, क्या? फिर से बोलिए। हाँ हाँ 10 दिशा के मैं आपको बता रहा हूं। ओके ठीक, मैं बताता हूं, समझिए। तो देखिए 4 दिशा मैंने आपको बताया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशा हो गया। अब देखिए इसके बीच में एक दिशा होता है ऐसे, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ईस्टर्न नॉर्थर्न। इसको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न नॉर्थर्न। इसको क्या बोलेंगे? साउथर्न वेस्टर्न। इसको बोलेंगे साउथर्न ईस्टर्न। अर्थात ये देखिए उत्तरी पूर्वीय भाग हो गया, उत्तरी पूर्वीय, और ये पश्चिमी उत्तरीय, यानी पश्चिम भी है थोड़ा सा और उत्तर भी है। तो ऐसे करके 8 डायरेक्शन, 8 दिशा। और आप जो 10 पूछ रहे हैं, एक दिशा आप ऊपर की ओर माना जाता है, कौन सा दिशा है? तो ऊपर की ओर, और एक दिशा डाउन। तो ये कुल मिलाकर के 10 दिशा होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 दिशा ही होते हैं। ठीक है, तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके, नहीं थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो क्लास ही ले रहा हूं, आपके किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। यूर वेलकम। अब देखिए मैप, मैप मीन्स होता है नक्शा या मानचित्र। किसी भी चीज का हम नक्शा बनाते हैं, जैसे में आप लोग पेंटिंग जो करते हैं, एप्पल का, बनाना का, किसी भी वस्तु का, बुक का पेंटिंग बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? किताब का नक्शा बनाते हैं, यानी किताब के जैसा ही नक्शा, किताब के जैसा ही वो चित्र होता है, उसी को नक्शा बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैप का अर्थात होता है मानचित्र, यानी मैप, एप्पल, बनाना, पेंटिंग को मैप नहीं बोलेंगे। किसी भी देश, कोई भी देश कैसे उसका फिजिकल डिवीजन हुआ है एंड पॉलिटिक डिवीजन ऑल्सो, उस का चित्र अगर हम बनाते हैं तो उसे हम मैप बोलते हैं। अब देखिए जानकारी प्राप्त करते हैं। मैप आर ड्रॉइंग शो द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, ए पार्ट ऑफ इट फ्लैट सरफेस एज द पेपर, ए क्लॉथ, प्लास्टिक, इटीसी। पृथ्वी पे जो अलग अलग प्रकार, अलग अलग देश हैं, वो देश का अपना अपना सीमा होता है। यानी जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे भारत देश का मानचित्र है, इसके इधर जो देश है देखिए लिखा हुआ है चीन, तिब्बत, व्हाइट व्हाइट कलर में, है ना, अर्थात वो चीन है। तो हम अपने देश का जो कहां तक हमारा देश है उसका एक चित्र बनाते हैं, पेपर पे, प्लास्टिक पे, कपड़ा पे, और ये जो बैनर बनता है स्कूल का वो प्लास्टिक का होता है, तो उस पे भी बन सकता है। तो
इस ड्राइंग को हम मैप कहते हैं, यानी देश का वर्गीकरण करना कि ये देश का सीमा यहां तक है, ये देश का सीमा यहां तक है। They also show more detail a small area such as town direction etc. और जब हम किसी भी देश का मानचित्र बना लेते हैं तो उसके अंदर का और भी जो शहर है, जिला है, राज्य है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये देखिए 2 में, देखिए 2 नंबर पिक्चर में ये भारत का मानचित्र है और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश है, पटना बिहार है, राजस्थान है, पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान दूसरा देश है ना बाबू। ओके ओके, डोंट वरी। सबसे नीचे देखिए तमिलनाडु है, केरल है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के मानचित्र में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं और उन राज्य में अलग अलग जिला भी हैं जिन्हें कि इस छोटे से मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जब आप बड़ा मानचित्र बनाएंगे तो उसमें आप प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, मैप अरेंज टुगेदर टू फ्रॉम ए बुक इज एन एटलस। एक पुस्तक होती है, किताब, और ऐसे तो अब कैलेंडर भी होता है एटलस का, उसमें सभी देशों का मानचित्र होता है। उसमें देश में कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, वो सब दिखाया हुआ रहता है, उसे एटलस कहते हैं। देयर आर सम फिजिकल मैप विच शो द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ लाइक लैंड, माउंटेन, वैली, वाटर बॉडीज, डेजर्ट इटीसी। देखिए, किसी भी देश के नक्शा को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है फिजिकल मैप, यानी कि भौतिक नक्शा या मानचित्र। उसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक द्वारा उस देश के अंतर्गत कहां पे पहाड़ है, कहां पे नदी है, कहां पे झरना है, कहां पे मरुस्थल है, उस मानचित्र में बताया हुआ रहता है। जैसा कि आप मानचित्र 1 में देख सकते हैं, देखिए नीचे इंडिकेट है, ब्लू कलर का जहां है वहां नॉर्थर्न माउंटेन है, यानी इस कलर का जहां भी है, देखिए ऊपर में है, वहां पे उत्तरी पर्वत है। फिर देखिए ब्राउन कलर का है जहां पे वो थार डेजर्ट राजस्थान में है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी संक्षेप में अगर हम बोलें तो प्राकृतिक के द्वारा जो भी उस देश के अंतर्गत आते हैं उसे हम फिजिकल डिवीजन या फिजिकल मैप में प्रदर्शित करते हैं, है ना। और दूसरे प्रकार का मैप जो होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप, यानी राजनीतिक नक्शा। यहाँ पे राजनीतिक कहने का मतलब वोट देना, वोट लेना नहीं है।